हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आज आपके सामने 2024 की स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये स्ट्रेटजी फुल स्ट्रेटजी होगी, जहाँ उसके बाद आपको कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के वीडियो में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को तुरंत जल्दी-जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, जो हर एक एस्पिरेंट के जीवन में प्रश्न रहता है। दूसरा प्रश्न ये रहता है कि सही डायरेक्शन क्या है भाई? यूपीएससी की जो तैयारी में हम रास्ता चुने हुए हैं, वो रास्ता सही भी है या नहीं है? तो सही दिशा का मूल्यांकन हम खुद से कैसे करें? सब लोग तो जो बोलते हैं वो सही लगता है। तो हमारे हिसाब से वो सही क्या है? हम कैसे सही इवैल्यूएट करें? वो कैसे पता चलेगा? कितने समय में सिलेबस कंप्लीट कर लें? ये प्रश्न भी रहता है आपके दिमाग में। ऑप्शनल क्या रखें भाई? बेस्ट रिसोर्स कौन-सा है? रिसोर्स की तो पूरी गंगा बह रही है इस समय। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर हर व्यक्ति जो है ना, अपने नोट्स को बेस्ट बता रहा है। अब ऐसे में एस्पिरेंट करे भी तो करे क्या? आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? एसे कब से लिखना प्रारंभ करें? करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें भाई? कंपल्सरी पेपर कब से पढ़ें? नोट्स कब से बनाएँ? सही उत्तर की पहचान कैसे करें? ये सारी चीज़ें जो हैं, हर एक एस्पिरेंट को परेशान करती ही करती हैं। अब पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। सबसे पहले प्रश्न से मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट कहाँ से करें? इस तैयारी में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो एकदम फ्रेशर होते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं। एक वे लोग जो तैयारी करते हुए काम करते हैं। तीसरे वे लोग जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी उन सभी छात्रों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हर एक एस्पिरेंट किसी न किसी विषय के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ जानता ही है। ऐसी स्थिति में वो स्टार्ट कहाँ से करे, ये उसके लिए चैलेंज हो जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शून्य से शिखर पर पहुँचना है, तो हमें अपने आप को इस गिलास की तरह कर लेना होगा। ये जो वर्तमान स्थिति आप लोगों की है, थोड़ा बहुत जानते हुए आधा भरे हुई स्थिति है। तो क्या इस गिलास में हम पूरा पानी भर सकते हैं? नहीं, जितना वो खाली है, हम उतना ही भर सकते हैं। अगर आप थोड़े भरे हुए हैं नॉलेज के रूप में, तो आपके अंदर बस थोड़ा ही नॉलेज या थोड़ा ही इन्फॉर्मेशन डाला जा सकता है। लेकिन अगर अपने आप को अगर आप इस तरीके से खाली कर लें, तो अब आप अपने आप के अंदर ज़ीरो से स्टार्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। तो आप सभी छात्र अगर अपने आप को इस खाली गिलास की तरह कर लें वर्तमान स्थिति में, तो हम इस जर्नी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, इस खाली गिलास में पानी डालना है। यानी कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? बेसिक्स से करेंगे, और वो बेसिक्स क्या होंगे? एनसीईआरटी के रूप में हो सकते हैं। हम सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देंगे। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ देखेंगे, और वो होगा हमारा यूपीएससी का सिलेबस। अभी हम उस सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और हमने एक ही पेज में जीएस 1 2 3 4 का सिलेबस दे दिया है। पीडीएफ में भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसका प्रिंट आउट ले लें और अपनी मेज के नीचे रख लें। डेली आप पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा की तरह आपको मेंस का सिलेबस याद हो जाएगा। और मेंस का सिलेबस याद होने का मतलब है कि आप करंट अफेयर्स का भी चुनाव कर पाएंगे। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका चुनाव कर पाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये बात पता चल जाएगी कि हाँ, एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और उसको किस एंगल से हमें देखना है। तो हमको ये बात पता चल गई कि सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है। सिलेबस को पढ़ने के बाद हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी में जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, वो हमें स्टैंडर्ड बुक से देखनी है। और इन सब को पढ़ने के बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है, प्री और मेंस के।
अगर प्री और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, अगर आप 50% तक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं, तो यानी कि आप अच्छी स्थिति में हैं। आपको 2 से 3 बार और रिवीजन करने की आवश्यकता है, तो उससे एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सही डायरेक्शन क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न। डायरेक्शन के लिए हमेशा 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ। हुँ, हुँ। सिलेबस। पहला है कि सिलेबस क्या है? और देखिए, प्री के सिलेबस से हमें कोई भी आइडिया नहीं लग पाता है, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस भी 1 लाइन में दिया हुआ है, ज्योग्राफी का सिलेबस भी 1 लाइन में दिया है, और एक लाइन से एक पूरी किताब को कैसे पढ़ना है, कैसे सेलेक्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपने मेंस के सिलेबस को बहुत डिटेल में देखेंगे। हम आने वाले समय में इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर भी लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर हम प्री और मेंस के सिलेबस को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? आप उसके लिए चिंता ना करें। हो सकता है कि आने वाला लेक्चर ही उसके ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की क्लास में प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस वजह से वो थोड़ा डिले हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जाँच लेना है, उसकी डिकोडिंग कर लेनी है, यानी कि अपने आप को एक्सप्लेन कर लेना है। फिर दूसरा जो है ना, हमें पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू प्री और मेंस दोनों के देखने हैं, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग सही कर पा रहे हैं, तो यानी कि हमारी डायरेक्शन सही है। और फिर तीसरा, करंट सिनेरियो क्या है, यानी कि इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है। जैसे अभी आप देखिए कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अभी हमने देखिए कि अभी तुरंत हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो अभी इकोनॉमी को लेके बहुत सारे टर्म चर्चा में हैं। तो आपको मालूम चलेगा कि इस बार के लिए इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन्फ्लेशन की भाई बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। फिर जीडीपी की बहुत चर्चा चल रही है, तो जीडीपी की कैलकुलेशन, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, इसके ऊपर देख सकते हैं। यानी कि जीडीपी से संबंधित विभिन्न सेगमेंट को हम पढ़ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को गेस कर पा रहे हैं। यानी कि इस साल यूपीएससी क्वेश्चंस हो सकता है, तो पूछे तो इकोनॉमिक सिनेरियो को पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़ता दौर है, पर्यावरण की चैलेंजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे। जब कोविड-19 था, तो 2021 के मेंस में जो है ना, कोविड के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो वो करंट सिनेरियो से हम अपना अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि हाँ, हम सही दिशा में भाई चल रहे हैं। आप उनके ऊपर अच्छे से एक बार नोट्स बना लो, फिर आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। अब नहीं, ये तो बाद में चर्चा करेंगे, ये टॉपिक जो है ना कैसे तैयारी। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं पढ़ता हूँ। जैसे मैंने किसी टॉपिक को चूज़ किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम विश्लेषण कैसे करें किसी भी टॉपिक का, यानी कि एनालिसिस कैसे करें। अब हम आपके सामने कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि महिलाओं की स्थिति। अब हमें इस टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाना है, या फिर हमें इसके ऊपर तैयारी करनी है। तो पहले हम देखेंगे कि आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, यानी कि सामाजिक, यानी कि एक तरीके से पारिवारिक स्थिति क्या है, उनका समाज में क्या रोल है, ये देख सकते हैं, और राजनीतिक स्थिति क्या है। ये सारे टॉपिक, यानी कि इन एंगल से सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा टॉपिक अगर हम सेलेक्ट कर लें, जैसे मान लेते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन वैसे भी इकोनॉमी का टॉपिक है, तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी का देख लेते हैं। ज्योग्राफी ले आते हैं अगला शब्द, यानी कि महंगाई अब तक कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई गई, तो मान लो जिम्बाब्वे में सबसे ज़्यादा महंगाई अभी तक हो गई है ना? वहाँ पे एक दिन में ही डबल प्राइस हो जाता था। फिर इसकी सामाजिक स्थिति क्या है, इससे इंसान के जीवन में गरीबी आती है, रोजगार का अभाव हो जाता है, कुपोषण की स्थिति आ जाती है। कल्चरल एस्पेक्ट देखेंगे नहीं, ये अब इससे क्या होगा, लोग कम खर्च करेंगे, कम उत्सव मनाए जाएँगे, सोशल गैदरिंग कम होगी, बर्थडे लोग कम मनाएँगे, बर्थडे में लोग कम उपस्थित होंगे, गिफ्ट कम आएँगे, लोगों के अंदर नाराज़गी होगी तो फिर रिश्ते कमज़ोर होंगे तो लोगों की जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जीवन में खुश रहना चाहता है। प्रेम, प्रशंसा और सम्मान के लिए हर व्यक्ति जीता है। प्यार और ज़िम्मेदारी हर कोई निभाना चाहता है, यानी कि प्यार और ज़िम्मेदारी सबको चाहिए होती है, लेकिन कोई बाँटना नहीं चाहता। चलिए, आज इस इकोनॉमी को लेके क्या होगी, सत्ता बदलेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को तैयार कर सकते हैं 360 डिग्री में। अब इससे आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है,
आप इसके सारे एंगल उठा लीजिए। अब फिर मालूम चला कि हिस्ट्री हो गया, हिस्टोरिकल एंगल देख लीजिए कि अभी तक कहाँ पर हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, तो वो ज्योग्राफी का हो जाएगा। कब हुआ है तो वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। अब इसके लिए गवर्नेंस का व्यू पॉइंट देखें, तो सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई गई, कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन किए गए, वो गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को 360 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं, और यही आपके पढ़ने का बेहतर तरीका होता है। धीरे धीरे आपको हो सकता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में सोचने और समझने में समय लगे। अभी मैं फुल स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, डेली रोड मैप भी बताऊंगा कि डेली रोड मैप क्या होना चाहिए, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो पर्सनल मेंटरशिप कैसे ले सकते हैं। आपको अगर मेरे फ्री नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है, श्रेडमी का, EEREDEMY। इसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ से नोट्स हमारे डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्शन कितने समय में सिलेबस कंप्लीट कर लें? लगभग 10 से 14 महीने में आप अपने सिलेबस को भली भांति कंप्लीट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के साथ, ये मेरा मानना है। इसमें आंसर राइटिंग भी इंक्लूड है और इसमें रिवीजन भी इंक्लूड है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सही डायरेक्शन है, तो इतने समय में आपकी तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। ऑप्शनल क्या रखें? ऑप्शनल रखने के 3 पैरामीटर मैं आपको बताता हूं। पहला, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। और तीसरा, यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है ऑप्शनल को लेके। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए सबसे मेजर जो पार्ट होगा वो होगा आपका इंटरेस्ट। आपका जिस भी विषय में इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट की वजह से उस सब्जेक्ट को हाई स्कोरिंग बना सकते हैं। जिस चीज़ में दिल लग जाए उसमें जान लगा देनी चाहिए। ये ऑप्शनल के ऊपर एकदम फिट बैठता है। तो आपको जो ऑप्शनल पसंद आ जाए आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्या उसके सफिशिएंट रिसोर्सेज उस मीडियम में अवेलेबल है या नहीं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और अगला पैरामीटर अगर देखना हो तो ये हो सकता है कि क्या वो PYQ की भाषा या जिस मीडियम में आपने चूज किया है उस मीडियम में क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आप उस मीडियम में उसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं या नहीं, ये बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा। अगर आप इन 5 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शनल का चयन करते हैं तो वह ऑप्शनल आपका आपके चुनाव के दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। बेस्ट रिसोर्स क्या है? अभी मैंने हाल ही में जो है एक सीरीज पब्लिश की थी सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, इन सब के बेस्ट रिसोर्सेज और बुक लिस्ट बताई हुई है। आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाकर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। बेस्ट रिसोर्स का चुनाव कैसे करें, आप खुद से कैसे करें, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी रिसोर्स आपके बेसिक्स को क्लियर कर दे, आपके प्री और मेंस को क्लियर कर दे, आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प कर दे, तो वो आपका बेस्ट रिसोर्स हो सकता है। क्या आप एक से अधिक रिसोर्स एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों का एक कंबाइंड नोट्स आप खुद बना लें। यानी कि दोनों को मिक्स करके आप एक ही जगह पर अपना खुद का नोट्स बना लीजिए, और वह आपको मेंस एग्जामिनेशन के समय हेल्प करेगा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। यानी कि कल मेंस एग्जामिनेशन है तो आप रिवीजन किसके नोट से करेंगे, दूसरों के नोट से, अपने नोट से? अपने नोट्स से ना। तो आप उस हिसाब से नोट्स बना लें ताकि आपको बार बार रिवीजन, बार बार नोट्स के पीछे या रिसोर्सेज के पीछे ना भागना पड़े। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? जब आपका
कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। दूसरा, आपने अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया हो। या तीसरा, आपने कोई सेक्शन कंप्लीट कर लिया हो। या किसी करंट अफेयर्स के ऊपर आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं जो बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है। मैं आपको तभी बोलूँगा जब आपका कोई सेक्शन, ये सबसे बेस्ट है। इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि जब कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तभी आप आंसर राइटिंग करें, क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है वह किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को जोड़कर बनाया जाता है, और जब आप उस विषय के विभिन्न पहलुओं को पढ़ लेंगे तो उत्तर लिखने में आपको आसानी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। अगर आपने बिना तैयारी के आंसर राइटिंग प्रारंभ कर दिया तो आपके जीवन में आंसर राइटिंग को लेके आत्मविश्वास कम हो जाएगा, और आज आपने जो शुरू किया है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई ज़रूर करें। इसे कब से लिखना प्रारंभ करें? जब आपका पूरा सिलेबस एक बार कम से कम कंप्लीट हो जाए तभी आप ऐसे को लिखना प्रारंभ करें, बिना सिलेबस कंप्लीट किए ना करें। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? ये हमेशा एक चैलेंज रहता है। अब लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ें कि ना पढ़ें सर, करंट मैगज़ीन आती हैं इतनी सारी, उन मैगज़ीन को पढ़ें या ना पढ़ें? आपको कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे मैं शुरुआत में जनसत्ता पढ़ता था, फिर मैंने जो है दैनिक जागरण पढ़ना शुरू किया, फिर बाद में मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा मीडियम भले ही हिंदी रहा है, लेकिन मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ से थोड़ी-सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो आप नेशनल न्यूज़पेपर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर मीडियम हिंदी है तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप ज़रूर देखें। मैंने AFEIS.com को भी फॉलो किया है। उसका जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग का सेक्शन है और करंट कंटेंट वाला सेक्शन बहुत ही सॉलिड है। आपके मेंस और में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, प्री में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। लेकिन मैं मेंस की दृष्टि से हमेशा सजेस्ट करूँगा। फिर दूसरा, आप मैगज़ीन फ़ॉलो करिए। मैगज़ीन सिर्फ़ मंथली रिवीजन के लिए होना चाहिए। कि मालूम चला आपने 30 तारीख तक जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा, मैगज़ीन आई 1-2 तारीख को, आप पूरे महीने का रिवीजन इस मैगज़ीन से कर लीजिए। तो मैगज़ीन सिर्फ़ रिवीजन के लिए होनी चाहिए, और न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि आप अपने समाज में होने वाली घटनाओं के प्रति कनेक्टिविटी बना पाएँगे, और दूसरा एक व्यू पॉइंट जनरेट कर पाएँगे, जिससे आपकी डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। इसलिए करंट अफेयर्स ज़रूरी है। कंपल्सरी पेपर कब से पढ़ें? देखिए, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ये आप तभी पढ़िए जब आपका जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। नोट्स कब से बनाना शुरू कर दें? पहले दिन से ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एनसीईआरटी का भी नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स का भी बना सकते हैं। ये आपकी दोनों की चॉइस है। आप दोनों बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आपको अलग-अलग रिवीजन करना होगा कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं में समझ में आई, वो चीज़ें। अच्छे उत्तर की पहचान कैसे करें? ये अगला प्रश्न है। अच्छे उत्तर की पहचान करने के लिए आपको इन 6 लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। ये खूबसूरत लड़की से दोस्ती नहीं करनी है, इसके चक्कर में तो आप बर्बाद हो जाएँगे। आपको इन 6 मित्रों से करनी है: व्हाट, व्हाय, व्हेन, हाउ, वेयर और हू। अगर आपने अपने किसी भी विषय को पढ़ते समय इन प्रश्नों को पूछा, तो वह विषय आपके लिए काफ़ी गहरी जानकारी दे देगा। नहीं तो आपको विषय अधूरा-सा लगेगा और आप एक समग्र तैयारी नहीं कर पाएँगे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप इन 6 दोस्तों से दोस्ती कर लीजिए, यानी कि 5 डब्ल्यू और 1 एच, ठीक है? इसका हाथ पकड़ना है, ये हाथ मत पकड़िएगा, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो हम बात करें तो सही उत्तर की पहचान कैसे करें? अगर आपसे पूछा गया कीवर्ड व्हाट है, तो आप सिर्फ़ क्या है वो लिखिए।
अगर वाई पूछा गया है तो वाई लिखिए। ठीक उसी प्रकार से कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो आप उन कीवर्ड का मतलब जान लीजिए। मैं आने वाले लेक्चर्स में बता दूंगा कि उन कीवर्ड्स के क्या मतलब होते हैं। कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड है जिनका पैटर्न होता है, यूपीएससी ने एक पैटर्न बना दिया है। तो आप उस पैटर्न को फॉलो करिए और फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इनसे दोस्ती कर लेंगे। कितने लोग दोस्ती करेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जो लोग मेरे साथ जम के तैयारी करना चाहते हैं, पर्सनल मेंटरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि मैं उन छात्रों को पर्सनली गाइड करूं, तो आप पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, स्क्रीन पर भी हमारा नंबर शो हो रहा है, और टेलीग्राम ग्रुप से भी मेरा नंबर कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे कनेक्ट, मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही लूँगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे इनरोलमेंट आने वाले हैं। मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही टाइम दे पाऊँगा। सेरेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपना कॉम्पिटिटर कौन है, उसी हिसाब से तो अपने आप को रणभूमि के लिए तैयार करना है। पहला कॉम्पिटिटर वे लोग हैं जिन्होंने पहले से ही सिविल सेवा को क्वालिफाई करके रखा हुआ है, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत चॉइस है, यानी कि जो पसंदीदा सर्विसेज है, वो नहीं मिल पाई है। वो आईपीएस भी हो सकते हैं, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के भी हो सकते हैं, ग्रुप ए सर्विसेज के भी हो सकते हैं। वो लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे और फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। दूसरा, वो जो 2022-23 का अटेम्प्ट देंगे और क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, वो भी आपको इस अटेम्प्ट में दिखेंगे, तो वो अनुभवी छात्र कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय से। तीसरे, वे लोग जिन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी को किया है और सिर्फ उनका काम स्टूडेंट के रूप में ही रहा है। और चौथे, वे लोग जो मेरी तरह शिक्षक भी हैं और अभ्यर्थी भी हैं, यानी कि वर्किंग, जिनको सिविल सेवा का अनुभव भी है, समाज का भी अनुभव है और काफ़ी लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं। तो यानी कि हमारा कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं हम लोग। अभी टाइम कितने बचे हुए? लगभग 480 दिन बचे हुए, 11,520 घंटे बचे हुए, और ये कुछ घंटे बचे हुए, मिनट बचे हुए, ये भी आप देख लीजिएगा। तो अगर आप इस हिसाब से थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो आप अपने आप पे प्रेशर बना पाएँगे और आप अपनी स्थिति को बेहतर कर पाएँगे। हर एक दिन को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दिन बनाइए, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करने की कोशिश करिए। उसके लिए आप डेली प्लानर बना सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ, आज आपको ये काम करने हैं, जिससे आप अपनी 2024 की तैयारी को एक मॉनिटर कर पाएँगे। लाइट रिमाइंडर्स लगा दीजिए कि हाँ, आपको ये काम करने ज़रूरी हैं। ये आपका जीएस पेपर 1 प्री का सिलेबस है। आप देख सकते हैं, वन लाइनर है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ पता चल नहीं पा रहा है। हम सिलेबस के ऊपर डिटेल डिस्कशन अभी रखेंगे आने वाले समय में। बस ये याद रखिए कि आपको वन लाइनर से कुछ पता चल पाता नहीं है। दूसरा, आप देखिए कि ये जो सीसैट का सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंशन दे दिया है कि कॉम्प्रिहेंशन कितने टाइप के होते हैं ये भी नहीं दिया। ये देखिए सिलेबस जिसका मैंने बोला था कि वन लाइनर, देखिए इसी में जीएस पेपर 1 दिया है, 2 दिया है, 4 3 दिया है, 4 दिया है। तो आप चाहें तो इसको विद क्लियर पिक्चर जो है ना, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए ये इंग्लिश में है, पीछे वाला हिंदी में था। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन में रखूंगा आने वाले लेक्चर्स में। ये ट्रेंड एनालिसिस है, किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है प्री में और कितनी मेंस में। अगर हम सिनेरियो को देखें तो लगभग जो है ना 4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। लगभग 50% से ज़्यादा प्रश्न, लगभग 60% से ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं प्री में। कॉम्प्रिहेंशन में मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन सी सेट में सबसे ज़्यादा आते हैं। आपको देखिए मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है, यानी कि ये जीएस पेपर 1 का एनालिसिस है, जहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस है कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग 75 मार्क्स के प्रश्न
वो ज्योग्राफी से आते हैं, और लगभग जो है ना 60%, 60 अंक के प्रश्न इससे आते हैं, और 100 के आसपास हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर भी रहता है। आप पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस को भी देख सकते हैं कि इसका किस तरीके से ट्रेंड रहा है। पॉलिटी में भी लगभग जो है 60 से 70 अंक पूछा जाता है, और गवर्नेंस से भी 60 से 70 अंक। गवर्नेंस हाँ, गवर्नेंस से 50 अंक मान के चलिए, 30 से 50 अंक। सोशल जस्टिस से 50 अंक, और इंटरनल सिक्योरिटी से भी 50 से 60 अंक पूछे जाते हैं। इकोनॉमी का वेटेज लगभग 50% का रहता है, जिसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं 20 में से। जीएस पेपर 2 में हर जीएस में 20 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही आ जाते हैं। तो साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो आप ये रेशियो देख सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटेज दीजिएगा। फिर चौथा पेपर हो जाएगा एथिक्स का। 125 मार्क्स जो है ना थ्योरी का होगा, और 125 मार्क्स केस स्टडी का। केस स्टडी के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। आने वाले लेक्चर्स कुछ इस प्रकार से होंगे: इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट, करंट अफेयर्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, इकोनॉमी पढ़ने का सही तरीका क्या है, यूपीएससी का सक्सेस फॉर्मूला, स्ट्रेटजी बना ही दिया मैं। एम लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, रमेश सिंह चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, यूपीएससी की बुक लिस्ट और रिसोर्सेज कौन कौन से, ये मैंने बता दिया है। रोड मैप में आप देख लीजिएगा। और आप अपने आप को मंथली, पहले आप अपना ईयरली टारगेट बनाइए कि साल भर में आपको कैसे ख़त्म करना है। फिर उस हिसाब से मंथली टारगेट बनाइए, और फिर उस मंथली के हिसाब से वीकली बनाइए, और फिर वीकली के हिसाब से डेली टारगेट बना लीजिए। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने यूपीएससी के सक्सेस फॉर्मूले 2 ठो बताए हुए हैं, सीडीएस और आरडब्ल्यूआर। इसके ऊपर डिटेल वीडियो पहले से जा चुका है, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे इस मैप के साथ, तो आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। मेजर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मेंस के? पहला है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर जल्द से जल्द चूज कर लीजिए। सोशोलॉजी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं। ऑप्शनल में आप 300 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाइए। एथिक्स में 140 प्लस का टारगेट बनाइए, और एसी में भी 150 या 140 प्लस का टारगेट बनाइए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो लगभग आपके 600 अंक यहीं से हो जाएंगे, और इससे आपका यानी कि मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। समझ रहे हैं? अब हम लोग आते हैं प्रीलिम्स के मेजर सब्जेक्ट: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। ये मेजर सब्जेक्ट है जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहला स्टेप पढ़ने का क्या होना चाहिए? पहला आपका ज्योग्राफी होना चाहिए। ज्योग्राफी सारे विषयों की जननी है, इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। दूसरा आपका हिस्ट्री होना चाहिए। हिस्ट्री आप इसको कनेक्ट करिए, क्योंकि भूमि की वजह से ही इतिहास रचे गए। लोगों ने देखा कि हाँ, वो ज़मीन खाली है, वहाँ पे अटैक कर लो। तो इस वजह से हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री की वजह से इतिहास से हमने सबक सीखा, तो कानून बनाए, और उस कानून के अनुसार अर्थ यानी कि अर्थव्यवस्था चल रही है, मुद्रा संचालित हो रही है। फिर ज्योग्राफी के, अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो ज्योग्राफी आपने पढ़ ही लिया। ज्योग्राफी के बाद इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ें, और फिर उसके बाद साइंस एंड टेक पढ़ें। यानी कि ज्योग्राफी को कनेक्ट करते हुए इकोलॉजी पढ़ना है, और इसको, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए साइंस एंड टेक पढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपने विषय की कनेक्टिविटी 360 डिग्री के साथ बना पाएंगे, और आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। एस्पिरेंट्स के जो डाउट होते हैं कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट कैसे पढ़ें, इसकी तैयारी कैसे करें, ये सब अलग अलग सेक्शंस हैं, जिसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाए हुए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए सी सेट है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी है। फिर इंग्लिश कंपलसरी पेपर, केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, ऐसे कैसे लिखे, हिंदी कंपलसरी पेपर, आंसर राइटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सब के ऊपर अलग से वीडियो मैं लेकर आऊँगा। अब भैया, इतना टाइम तो आपने बता दिया, लेकिन इस टाइम के बीच में बर्बाद भी तो होता है। वो समय बर्बाद होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दो चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है मोबाइल, और एक हमारा जो जीवन साथी होता है।
जिसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं। आज के दौर में बिना प्रेम के जीवन ही कैसे हो सकता है। आज तो वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, जिन लोगों को चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए वो भी चॉकलेट की उम्मीद लगा के रखे हुए हैं। उम्मीद जो है ना बहुत खतरनाक होती है और वो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद करती है। तो उम्मीद सिर्फ किससे रखें? अपनी किताबों से उम्मीद रखें, क्योंकि वो बेहतर परिणाम देंगी ही देंगी। तो आप क्या करें, जो गर्लफ्रेंड और मोबाइल है उनके नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, क्योंकि ये कभी भी भूचाल ला सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में भूचाल को रोकना चाहते हैं तो इन दोनों के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, और आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फिर कर पाएंगे। और फिर आपको 2024 में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई भी रोक नहीं सकता है भाई। अब आप अपना एक्शन प्लान कैसे बनाएँगे भाई? कैसे जो है ना पूरे बचे हुए समय में आप इस फ़ॉर्मूले को अप्लाई करेंगे? सबसे पहला फ़ॉर्मूला, मैंने बहुत सारे फ़ॉर्मूले बनाए हुए हैं। पहला फ़ॉर्मूला ये है कि आप जो है ना प्लान ए अप्लाई कर लीजिए, 8 घंटे डेली पढ़िए, एक सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए, और वो सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी से हो सकता है। मेरा मानना है कि ज्योग्राफ़ी जो है ना सारे विषयों की जननी है, तो इसको कर लीजिए। फिर दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि चलो भैया ज्योग्राफ़ी में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी और सब्जेक्ट से शुरू कर लो, ये फ़ॉर्मूला नंबर बी है। फिर फार्मूला नंबर सी है कि चलो एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि लोग एक ही व्यक्ति से बार-बार बोर हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट हो चाहे व्यक्ति, इंसान बोर ही हो जाता है। दाल-चावल डेली खाओगे तो बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट ले लो भैया, पनीर-वनीर खाते रहो, डेली चेंज करते रहो। फिर फार्मूला ये है कि 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो और फिर वो तैयारी कर लो भाई। फिर प्लान ई करो, ये सिर्फ़ वो प्रॉपर स्टूडेंट वालों के लिए, वर्किंग वालों के लिए अभी बताया है मैंने। 8 घंटे ले लो, 2 सब्जेक्ट और सीसैट पढ़ लो, और फिर किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दो। ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। जिसको जो डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछता रहेगा। प्लान एफ क्या है? 8 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, जिनको सीसैट से शुरू डर लगता है सीसैट पढ़ना शुरू कर दो, और करंट अफेयर्स भी डेली रख दो। फिर प्लान जी, किसी भी 2 सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर दो और करंट और सीसैट लेना शुरू कर दो। फिर प्लान एच आ जाएगा, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाओ, एक सब्जेक्ट ले लो और वो सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो सकता है। फिर अगला फॉर्मूला क्या होगा भैया, यही समझ में आ रहा है? तो 2 सब्जेक्ट ले लो, और ज्योग्राफी हिस्ट्री ले लो, या फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो। इस तरीके से फिर सी सैट इसमें ऐड कर देंगे तो प्लान जे हो जाएगा। इसका डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाए। अब हमने एक विनर प्लान भी बनाया हुआ है, यानी कि दिन के जितने भी घंटे हैं आप मैक्सिमम पढ़ाई में दे दीजिए, किसी और को मत दीजिए भैया, पढ़ाई में दीजिए। 2 सब्जेक्ट डिवाइड कर लीजिए, करंट अफेयर्स दीजिए दीजिए। सी सैट अभी से मत पढ़िएगा, क्योंकि सी सैट अगर डर लगता है तो अभी से शुरू कर दीजिए। डेली एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, डेली एक टॉपिक भी पढ़ते रहेंगे तो भी आपका सी सैट बहुत अच्छे से हो जाएगा। ज्योग्राफी हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर 2 सब्जेक्ट कोई भी, लेकिन मैं ये बेस्ट बोलूँगा कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी से शुरू करो। सी सैट और करंट अफेयर्स भी डेली पढ़ो, तो उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप डेफिनेटली सेलेक्ट होगे। क्रिएटिविटी आप अपने जीवन में लाते रहो, कुछ ना कुछ नया करते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, नहीं तो फिर जो है आपके साथ समस्या हो जाएगी। जैसे ये सोच में पढ़ा है, वैसे आप भी सोच में पढ़ेंगे और सर से बोलेंगे कि सर आप पर्सनली गाइड कर दो, फिर कुछ नहीं हो सकता जब समय निकल जाएगा। तो पीवाईक्यू के साथ क्या करना है भाई, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और कब करना है? जब आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लें और टॉपिक वाइज सॉल्व करिए। ठीक है, टॉपिक वाइज, यानी कि इन्फ्लेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, उनसे आप शुरू कर सकते हैं टॉपिक वाइज। आप ध्यान से इस सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया है। ओवरऑल कुल मिला के आपको क्या करना है, अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। पीवाईक्यू यानी सिलेबस, पीवाईक्यू और आपका आंसर राइटिंग, इन तीनों के बीच में आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। और चौथा सिनेरियो रहेगा करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। 2024 के लिए समय आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये समय कब बीत जाएगा आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया हैंडल्स में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं एक व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करूँगा समय निकाल कर। और मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई हुई है 2024 के लिए, वो आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मैं आने वाले समय में बेहतरीन लेक्चर्स आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पे ही, और आपकी जर्नी को बेहद खूबसूरत बनाने वाला हूँ, सफलता की ओर
ले जाने वाला हूँ। मेरे सिविल सेवा के जो भी अनुभव रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने व्यक्तिगत रूप से साझा करूँगा। और आप चाहें तो मेरे उन रिसोर्सेज़ को भी फ़ॉलो कर सकते हैं जो मैंने खुद फ़ॉलो किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।